दक्षिण भारत के कई राज्यों की ओर से केंद्र सरकार की फिस्कल पॉलिसी का विरोध किया जा रहा है और इसी विरोध का हिस्सा है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री अपने तमाम समर्थकों के साथ दिल्ली में जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के विरोध में धरने का नेतृत्व कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में इस पूरी घटना के बाद मुख्य तौर पर दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच जो विवाद रहता है वो विवाद एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पूरे टॉपिक को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा पर एक बार बात कर लेते हैं, यानी कि हम उन बिंदुओं पर बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे, इस पूरे विवाद पर बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर टॉपिक क्या है उसको समझेंगे। इसके अलावा उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत के बीच जो विवाद रहता है उस विवाद पर भी समझेंगे। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग की ओर से किन मापदंडों का इस्तेमाल किया गया था, कौन कौन से क्राइटेरिया इस्तेमाल किए गए थे फाइनेंस के डिवोल्यूशन के लिए, टैक्स डिवोल्यूशन के लिए। इसके अलावा आगे की राह क्या हो सकती है उस पर भी बात करेंगे और अंत में एक प्रश्न पर भी चर्चा होगी। तो ये पूरी रूपरेखा रहने वाली है। इसके अलावा इस पूरे टॉपिक को आप मुख्य तौर पर जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 से जोड़ करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको केंद्र राज्य संबंध का एक टॉपिक दिखाई देगा और भारतीय अर्थव्यवस्था से भी आप इसको जोड़ करके देख सकते हैं। तो ये हमने वीडियो की जो ओवरऑल शुरुआत रहती है उसको देखा। अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस पूरे विवाद को एक ऊपर से ओवरव्यू इस पूरे विवाद के समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पूरा विवाद है वो बेसिकली टैक्स डिवोल्यूशन को लेकर के है, कर हस्तांतरण को लेकर के है। इसका क्या मतलब होता है? तो कर हस्तांतरण का मतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को करों का जो शुद्ध आय दी जाती है, यानी कि मान लीजिए पूरा हमारा एक देश है और देश में अलग अलग एंटिटीज कर को एकत्रित करती हैं। केंद्र सरकार कर एकत्रित करती हैं, राज्य सरकार कर एकत्रित करती है और इन सबको केंद्र सरकार को भेजा जाता है और इसके बाद केंद्र सरकार एक हिस्सा डिसाइड करती है कि इतना जो पैसा है हम राज्यों को देने वाले हैं। उसी हिस्से को आप जो है डिविजिबल अमाउंट कहते हैं या फिर जो डिवोल्यूशन अमाउंट है वो कहा जाता है और इसी पूरे प्रोसेस को आप कहते हैं कर हस्तांतरण। अब इसका उपयोग कैसे होता है? तो जो पैसा केंद्र सरकार से राज्यों को मिलता है उस पैसे को बेसिकली विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कल्याण कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र की जो परियोजनाएं हैं उनको संचालित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यही तमाम चीजें हैं जिनका इस्तेमाल राज्यों की ओर से केंद्र से जो पैसा मिलता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि ये जो निर्णय है कि कितना पैसा राज्यों को मिलेगा वो निर्णय कौन लेता है? तो ये निर्णय लेने का जो काम है वो भारत में वित्त आयोग की ओर से लिया जाता है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि भारत में भारतीय संविधान में वित्त आयोग का जिक्र कहाँ पर किया गया है, कौन से आर्टिकल में है? तो वित्त आयोग द्वारा किया जाता है और वित्त आयोग भारत में भारत के राष्ट्रपति की ओर से हर 5 वर्ष में गठित होता है। तो इसकी जो सिफारिशें हैं वो 5 वर्ष के लिए वैलिड होती हैं और ये डिसाइड करता है, जो हमारा वित्त आयोग है वो डिसाइड करता है कि राज्यों को कितना अमाउंट मिलने वाला है। जैसे कि अगर आप 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों को देखेंगे तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिश ये बताती है कि केंद्र के विभाज्य पुल यानी कि वो टोटल अमाउंट जो कि राज्यों को मिलने वाला है उसका तकरीबन 41% हिस्सा जो है वो 5 वर्ष के लिए यानी 2021-22 से 2025-26 तक के लिए वितरित किया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी वित्त आयोग की सिफारिशें हैं वो 5 वर्ष के लिए लागू रहती हैं। तो 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं वो 2021-22 से 2025-26 तक के लिए लागू हैं और इस अवधि के दौरान केंद्र सरकार जितना भी पैसा एकत्रित करेगी, यानी कि मान लीजिए केंद्र सरकार का जो डिविजिबल पूल है यानी कि वो पैसा जो कि केंद्र सरकार डिवाइड कर सकती है स्वयं के बीच में और राज्यों के बीच में, मान लीजिए कि वो पैसा 100 रुपए है तो 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश ये की थी कि इसमें से 41 रुपए जो है वो आपका राज्यों के बीच डिवाइड किए जाएं और जो शेष पैसा बचता है वो आपका केंद्र सरकार के पास रहना चाहिए ताकि केंद्र सरकार भी अपने काम को सुचारू रूप से संचालित कर सके। तो ये सिफारिश हमें 15वें वित्त आयोग की ओर से देखने को मिली थी। अब एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च। इस इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट ये बताती है कि राज्यों को दिए जाने वाला जो भी अमाउंट है जिसकी सिफारिश केंद्र सरकार की और जिसकी सिफारिश आपका 15वें वित्त आयोग की ओर से की गई थी, राज्यों को उसका बहुत कम हिस्सा मिलता है। जैसे कि अगर आप 2024-25 के बजट को देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया है कि केंद्र सरकार का जो विभाज्य कर पूल है यानी कि वो अमाउंट जो कि राज्यों को मिलना था उसमें से केवल 35.5% अमाउंट ही विभाजित किया जाएगा
राज्यों के बीच में, जबकि सिफारिश का अमाउंट कितना था? 15वें वित्त आयोग ने 41% अमाउंट शेयर करने की बात की थी। केंद्र सरकार द्वारा किया कितना जा रहा है? 35% अमाउंट शेयर किया जा रहा है। तो यहां पर आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा और आपके जो साउथ के स्टेट हैं वो इसी डिफरेंस का विरोध कर रहे हैं। ये तो पहला बिंदु हुआ, लेकिन कुछ बिंदु जो हैं वो आपका स्टेट्स को लेकर भी हैं, स्टेट स्पेसिफिक भी हैं, जैसे जिसमें आपके उत्तर के राज्य आते हैं, नॉर्थ के राज्य आते हैं और आपके दक्षिण के राज्य आते हैं। इनके बीच में विवाद क्या है उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो इनके बीच में जो विवाद की शुरुआत होती है वो बेसिकली 15वें वित्त आयोग के साथ ही होती है। दरअसल 15वें वित्त आयोग, दरअसल हुआ क्या था कि जो आपका 14वां वित्त आयोग था, 14वें वित्त आयोग ने जब अपनी सिफारिश दी थी तो उसने जनसंख्या को एक पैरामीटर के तौर पर इस्तेमाल किया था। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि 14वें वित्त आयोग ने अपने पैरामीटर में 1971 के सेंसस का भी इस्तेमाल किया था और 2011 के सेंसस का भी इस्तेमाल किया था, और इसमें भी 1971 का जो सेंसस था उसको ज्यादा महत्व दिया गया था, ज्यादा वेटेज दी गई थी। इसका उद्देश्य यही था कि भारत में जिन राज्यों की ओर से आपका जनसंख्या को नियंत्रित करने के प्रयास किए गए हैं उन राज्यों को पुरस्कृत किया जाए, क्योंकि 1971 के बाद से जनसंख्या बहुत बड़ी है। तो जिन राज्यों ने जनसंख्या कंट्रोल की है उनको थोड़ा ज्यादा पुरस्कार मिल सके, उनको थोड़ी ज्यादा मेहनत मिल सके, उनको थोड़ा ज्यादा अमाउंट मिल सके, यही इसका उद्देश्य था। तो ये तो 14वें वित्त आयोग की बात हुई। लेकिन जब आप 15वें वित्त आयोग की बात करते हैं जिसके अध्यक्ष थे एनके सिंह, तो 15वें वित्त आयोग ने जो अपना पैरामीटर इस्तेमाल किया जनसंख्या का, उसमें 1971 को इस्तेमाल नहीं किया गया, उसमें 2011 को इस्तेमाल किया गया और 2011 को ज्यादा वेटेज मिला। इसका मतलब यह था कि बेसिकली 2011 में जिन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा थी उन राज्यों को ज्यादा अमाउंट दिया गया। तो अब इससे हुआ क्या कि जो आपके साउथ के जो स्टेट थे, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, इस तरह के जो स्टेट्स थे जिन्होंने अपने राज्य में जनसंख्या को नियंत्रित करने की कोशिश की, अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की, उनको केंद्र सरकार के जो पूल था उससे कम पैसे प्राप्त हुए। जबकि जो आपके नॉर्दर्न स्टेट्स थे, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, इस तरह के जो स्टेट्स थे, उन्हें, क्योंकि उनकी जनसंख्या 2011 तक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो इसकी वजह से उन्हें केंद्र सरकार से ज्यादा पैसा प्राप्त हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपके सदर्न के स्टेट हैं, जो आपके साउथ के स्टेट हैं, उनका यह आरोप है कि इस पूरे मेथड के माध्यम से 15वें वित्त आयोग द्वारा जो आपके साउथ के स्टेट्स थे उनको एक दंड दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य में पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। अगर उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया होता तो जाहिर तौर पर उनकी जनसंख्या भी ज्यादा होती और जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से उनको भी ज्यादा अमाउंट मिलता। लेकिन उन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास किया और इसकी वजह से उन्हें अब नुकसान झेलना पड़ रहा है, ऐसा उनकी ओर से आरोप लगाया गया था। अब अगर आप देखें इसके उदाहरण को, अगर आप समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहले आप सदर्न स्टेट्स की बात करते हैं। केरल, जैसे आप दक्षिण के राज्यों की बात करें तो केरल को अगर आप देखेंगे तो केरल का डेटा ये बताता है कि अगर केरल केंद्र सरकार को 100 रुपए कर के तौर पर इकट्ठा करके देता है तो केरल को उसमें से मात्र 21 रुपए ही वापस प्राप्त हो पाते हैं केंद्र सरकार से। वहीं अगर आप तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु अगर केंद्र सरकार को 100 रुपए कमा करके देता है तो उसमें से तमिलनाडु केवल 12 या 13 रुपए ही प्राप्त हो पाते हैं। ऐसा ये ऐसा जो है डेटा सामने आया है। इसके अलावा कर्नाटक का भी कुछ यही मामला है, जहां पर कर्नाटक को भी 12 से 13 रुपए ही प्राप्त हो पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब आप उत्तर के स्टेट्स में जाते हैं, जब आप नॉर्दर्न स्टेट्स में जाते हैं, तो नॉर्दर्न स्टेट्स में आप देखेंगे, जैसे आप उत्तर प्रदेश का अगर उदाहरण लें तो उत्तर प्रदेश अगर भारत की सरकार को, केंद्र सरकार को 100 रुपए कमा करके देता है तो उसमें से केंद्र सरकार उसे 46 रुपए प्रदान करती है। वहीं अगर आप बिहार को देखें तो बिहार अगर केंद्र सरकार को 100 रुपए कमा करके देता है तो बिहार की सरकार को केंद्र सरकार की ओर से 70 रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से आपको नॉर्थ और साउथ के बीच में कितना ज्यादा डिवाइड देखने को मिलेगा, और यही मुद्दा सदन के स्टेट्स की ओर से उठाया जा रहा है। इसके अलावा एक जो मुद्दा है वो आपका जीएसटी कंपनसेशन को लेकर भी है, जीएसटी मुआवजे को लेकर भी है। जैसे 2017 में 1 जुलाई 2017 को जब भारत सरकार की ओर से जीएसटी की शुरुआत की गई थी तो सरकार ने राज्यों को ये कह के मनाया था कि अगर आपको जीएसटी की वजह से कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई हम करेंगे। लेकिन जब भारत में जीएसटी की शुरुआत हुई उसके 2 ही साल बाद, 2 से 3 साल बाद भारत में आपको महामारी देखने को मिली। इसके अलावा अगर आपको याद होगा तो जब भारत में जीएसटी की शुरुआत हुई थी तो प्रारंभ में जीएसटी में कई सारे मिसमैनेजमेंट देखने को मिले थे। इसके अलावा भारत में कई प्राकृतिक आपदाएं आई, तो इन्हीं सब का परिणाम रहा कि भारत में जीएसटी का जो कलेक्शन था वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाया और इसकी वजह से राज्यों को नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पहले वाले जो टैक्स थे उसकी वजह से उनको ज्यादा पैसा मिलता था, अब जीएसटी की वजह से उनको कम पैसा मिलता है। तो केंद्र सरकार ने ये कहा था कि हम आपके मुआवजे की जो है भरपाई कर दें, हम आपके नुकसान की भरपाई कर देंगे।
लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये रही, राज्यों का ये कहना था कि केंद्र सरकार ने वादा तो कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने वादे को पूरा नहीं किया। केंद्र सरकार ने जितना भी अमाउंट देने का वादा किया था, उतना अमाउंट राज्यों को नहीं दिया गया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी रहा कि ये जो अमाउंट दिए जाने की बात की गई थी, ये केवल 2022 तक की गई थी। तो 2022 में ये अमाउंट दिया जाना बंद कर दिया गया। लेकिन राज्यों को अभी भी 2022 के बाद भी जीएसटी के मामले में नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तमाम वजह हैं जिसकी वजह की जिन वजहों की ओर से जिन वजहों के कारण आपके जो साउथ के स्टेट हैं वो केंद्र सरकार के फिस्कल पॉलिसीज का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि इन राज्यों का कहना है कि एक तरफ तो हमारा केंद्र का जो बजट है वो 2018-19 के बाद से 2017-18 के बाद से लगभग उसमें दोगुनी बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं अगर आप कर्नाटक के बजट को देखेंगे, कर्नाटक को जो पैसे मिलते हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें कोई खास बढ़ोतरी आपको नजर नहीं आएगी। या फिर अगर आप दूसरे सदर्न स्टेट्स को देखेंगे तो वहां पर भी आपको बहुत खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। तो एक तरफ केंद्र सरकार का बजट बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो सदर्न स्टेट्स के बजट में सदर्न स्टेट्स को जो पैसा मिलता है उसमें कोई खास बढ़ोतरी आपको देखने को नहीं मिली है। यही आरोप केंद्र सरकार पर आपके जो सदर्न स्टेट्स हैं उनकी ओर से लगाया जा रहा है। तो ये हमने इस पूरे टॉपिक पर बात की, पूरे टॉपिक को हमने विस्तार से समझने की कोशिश की। अब एक बार क्योंकि ये जो पॉइंट रहता है ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है कि आपका जो 15वां वित्त आयोग था या फिर 14वां वित्त आयोग था, उसकी ओर से कौन कौन से पैरामीटर्स का, कौन कौन से क्राइटेरियाज का इस्तेमाल किया गया था आपका टैक्स डिवोल्यूशन को निकालने के लिए। तो ये क्योंकि मुझे याद है कि एक बार यूपीएससी की ओर से भी सवाल को पूछा गया था। अगर आप पीवाईक्यूज उठाएंगे तो वहां पर आपको रिसेंट में ये सवाल जो है दिखाई दे जाएगा। तो इस वजह से इसको रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। वैसे अभी 16वें वित्त आयोग का गठन हो गया है, लेकिन 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें अभी नहीं आई हैं। तो जो यूपीएससी का रिसेंट एग्जाम है, जो आने वाला 2024 का एग्जाम है, उसके लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें इंपॉर्टेंट है। तो उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इस बार 16वां वित्त आयोग चर्चा में रहा है, तो इससे सवाल बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो हम एक बार 15वें वित्त आयोग के बारे में देख लेते हैं। तो 15वें वित्त आयोग को अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया इस्तेमाल हुए थे। जो सबसे पहला क्राइटेरिया था वो है इनकम डिस्टेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था, जिसे 14वें वित्त आयोग की ओर से भी इस्तेमाल किया गया था और 15वें वित्त आयोग की ओर से भी इस्तेमाल किया गया। 14वें वित्त आयोग ने इनकम डिस्टेंस को ज्यादा वेटेज दिया था और 15वें वित्त आयोग ने इसकी वेटेज को थोड़ा कम किया था, 5% कम किया गया था। इसके अलावा पॉपुलेशन को भी एक क्राइटेरिया के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। जैसे 14वां जो वित्त आयोग था, हमने देखा कि आपका 1971 की पॉपुलेशन को भी इस्तेमाल किया और 2011 की पॉपुलेशन को भी इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आप 15वें वित्त आयोग को देखेंगे तो वहां केवल 2011 की जनगणना का इस्तेमाल किया गया था। एरिया का भी इस्तेमाल किया गया। एरिया भी एक पैरामीटर था, यानी कि राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो इसमें 15% वेटेज मिला और यहाँ भी 15% वेटेज दिया गया। इसके अलावा फॉरेस्ट कवर, अगर आप 14वें वित्त आयोग को देखेंगे तो वहां पर फॉरेस्ट कवर को एक क्राइटेरिया के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, लेकिन 15वें वित्त आयोग ने उस क्राइटेरिया को समाप्त कर दिया। अब इसकी वजह से जो आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स थे या फिर अगर आप कहें जो आपके हिमालयन स्टेट्स थे, उनको नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां पर फॉरेस्ट कवर ज्यादा था तो उनको इसकी एवज में उनको ज्यादा पैसे मिल जाते थे। लेकिन अब क्योंकि फॉरेस्ट कवर एक क्राइटेरिया के तौर पर हटा दिया गया है तो अब उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी की अगर आप बात करें तो यहाँ पर 14वें वित्त आयोग में इसको लेकर कोई क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन 15वें वित्त आयोग में इसको लेकर क्राइटेरिया देखने को मिला। इसके अलावा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपका जो 14वां वित्त आयोग था उसमें कोई पैरामीटर नहीं था, लेकिन 15वें वित्त आयोग में इसको नए पैरामीटर के तौर पर शामिल किया गया। टैक्स एफर्ट्स की अगर आप बात करें तो 14वें वित्त आयोग ने इसको लेकर कोई प्रावधान नहीं किया था, लेकिन 15वें वित्त आयोग ने यहाँ पर टैक्स एफर्ट्स को लेकर भी वेटेज प्रदान करने की कोशिश की थी। तो ये तमाम आपके क्राइटेरियाज हैं जो कि 14वें और 15वें वित्त आयोग की ओर से इस्तेमाल किए गए थे, और यहाँ से सवाल आने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो पूरा टॉपिक है वो चर्चा में है, क्योंकि 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ है, इसी वजह से यहाँ से सवाल आ सकता है। तो ये हमने क्राइटेरियाज की बात की। अब अंत में हम आगे की राह की अगर आप बात करें तो इस पूरे जो जितना भी हमने अभी तक पढ़ा उसका एक विरोधी मत ये कहता है कि भारत में जो आप जब केंद्र सरकार की बात करते हैं, जब आप राजस्व निर्धारण की बात करते हैं, तो वहां पर केंद्र सरकार को बहुत ज्यादा भूमिका प्राप्त नहीं होती है, बहुत सीमित भूमिका रहती है, क्योंकि अधिकांश जो डिसीजन है, जो निर्णय है, वो आपके वित्त आयोग की ओर से लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप केंद्र सरकार को क्रिटिसाइज ना कीजिए, आप यहाँ पर आपका वित्त आयोग है उसको क्रिटिसाइज कीजिए। तो ये आपको एक विरोधी मत देखने को मिलेगा, और कई लोगों का ये भी मानना है कि जो सदन के मुद्दे हैं, जो साउथ स्टेट के मुद्दे हैं, वो बिल्कुल सही हैं, और इन मुद्दों को हल करने के लिए हम बेसिकली आपका जो 16वां वित्त आयोग है उसके माध्यम से इन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की जा सकती है। ये आगे की राह हुई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल गई हैं।
चलिए अब हम अंत में एक सवाल की भी बात कर लेते हैं, एक प्रश्न की बात हो जाए। प्रश्न हमारा प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को कितनी हिस्सेदारी की सिफारिश की गई थी। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2021-22 से 2025-26 तक 41%, 35%, 45% या फिर आपका 50%। तो कमेंट बॉक्स में सवाल के जवाब को देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।